नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट 13 लेकर के आए हैं और हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वर्ष एमसीक्यू का रेफरेंस के साथ प्रश्न को चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों आज ये चैप्टर 4 का लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट डे से हम लेकर के आएंगे चैप्टर 5 का वीडियो। चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, यानी पार्ट नंबर रहेगा 14 और चैप्टर हो जाएगा 5। दोस्तों यदि आप ANA-JEE की तैयारी करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है LDC क्रैकर। आप इसे डाउनलोड करके यहाँ से पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर्स का सेट और राजभाषा, फाइनेंस अकाउंट, सिविल्स और सारे मैनुअल्स का नोट्स, वो भी चैप्टर वाइज, और सारे मैनुअल्स का MCQ वो भी चैप्टर वाइज। तो आप इसे एक बार डाउनलोड करके अवश्य देखें। चलिए आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आज का हमारा कह रहा है हाई लेवल प्लेटफॉर्म को किस रूप में माना गया है। फिर से इंग्लिश पढ़ते हैं इसका। हाई लेवल प्लेटफॉर्म इज कंसिडर्ड एज, आंसर हो जाएगा हमारा एसेंशियल एमिनिटी, आंसर हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 413 का पॉइंट नंबर C पढ़ते हैं। कह रहा है हाई लेवल प्लेटफॉर्म इज कंसिडर्ड एज basic requirement, hence it shall from a part of essential amenities for all category of station on broad gauge। इसको essential amenities के रूप में क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी है पॉइंट नंबर ये 1, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है ऑन ऑल न्यू लाइन्स, गेज कन्वर्जन, डबलिंग प्रोजेक्ट, मिनिमम लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म शैल बी हाई लेवल। यानी यदि आप नया लाइन बना रहे हैं, गेज कन्वर्जन कर रहे हैं या डबलिंग कर रहे हैं तो कम से कम आपको हाई लेवल की ही प्लेटफॉर्म बनानी है। लास्ट लाइन में लिख दिया है नो लो और मीडियम लेवल प्लेटफॉर्म शैल हेंस फोर्थ भी कंस्ट्रक्टेड। आपको मीडियम लेवल का प्लेटफॉर्म या लो लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है, एकदम क्लियर लिखा हुआ मैनुअल में दोस्तों। यानी गेज कन्वर्जन में, डबलिंग में, अब यानी नया कोई भी लाइन्स बनाना है तो आपको क्या लेना है, हाई लेवल का प्लेटफॉर्म लेना है। सिंपल क्लियर किया हुआ है और ये एसेंशियल इम्यूनिटीज में काउंट होगा। अगला प्रश्न हमारा उसी से रिलेटेड है दोस्तों। कह रहा है नई लाइनों और डबलिंग प्रोजेक्ट में किस प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए। इन न्यू लाइन्स एंड डबलिंग प्रोजेक्ट विच प्लेटफॉर्म टाइप शुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हाई लेवल का ही प्लेटफॉर्म बनाना है, लो लेवल का और मीडियम लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 413 का C नंबर पॉइंट में 1 पढ़ते हैं। कह रहा है ऑन ऑल न्यू लाइन्स, गेज कन्वर्जन्स, डबलिंग प्रोजेक्ट, मिनिमम लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म शैल बी ऑफ हाई लेवल। कैसा बनाना है, हाई लेवल बनाना है, यानी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर लिख रहा है अगला लाइन नो लो ऑब्लिक मीडियम लेवल प्लेटफॉर्म शैल बी हेंस फोर्थ भी कंस्ट्रक्टेड। अब इसके आगे लो लेवल और मीडियम लेवल का प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ट्रैक वर्क के कारण प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कम हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए। इफ प्लेटफॉर्म हाइट रिड्यूस ड्यू टू ट्रैक वर्क व्हाट शुड बी डन। आंसर हो जाएगा रीस्टोर द हाइट। हाइट को फिर से रिस्टोर करना चाहिए, यानी उसको ऊंचाई बनानी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 413 का पॉइंट नंबर C में लिखा हुआ हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म का पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। कह रहा है वेयर एवर प्लेटफॉर्म हाइट गेट्स रिड्यूस्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रैक वर्क, यानी काम होते समय हाइट उसकी कम हो गई, तब क्या करना है, द सेम शुड बी रीस्टोरेड। सेम उसके जो SOD के अनुसार हाइट है उसको क्या करना है, आपको रिड्यूस्ड करना है। ब्रॉड गेज पर हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 760 न्यूनतम ऊंचाई होती है और मैक्सिमम 840 होती है। कहाँ दिया हुआ है, देखिए पारा नंबर 413 का पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है हाइट एबव रेल लेवल ऑफ हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म्स का ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम। यानी 840 मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए 760 mm। तो ये दो डाटा है जो हम लोग को याद रखना है और ये VVI डाटा है दोस्तों। एग्जाम में ये एग्जाम के लिए VVI डाटा है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न इजी प्रश्न है हमारा। करा मैक्सिमम
हाइट ऑफ हाई लेवल प्लेटफार्म ऑन बीजी इज। ब्रॉड गेज पर हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफार्म की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है अभी हम लोग डिस्कस किए थे, 840 होती है, यहाँ दिया हुआ है। मैक्सिमम 840 और मिनिमम 760 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंगल फेस प्लेटफार्म में सरफेस का स्लोप कैसा होना चाहिए? स्लोप ऑफ सरफेस इन सिंगल फेस प्लेटफार्म शुड बी। आंसर हो जाएगा 1/60 अवे फ्रॉम कोपिंग। 1/60 तो है दोस्तों, साथ में आपको ये याद रखना जरूरी है कि अवे फ्रॉम कोपिंग होगा, यानी कोपिंग से दूर होगा। कहाँ लिखा हुआ है देखिए, पारा नंबर 413 का डी में आइए, और डी में कह रहा है, पारा नंबर 2 पढ़िए ये वाला, कह रहा इन द केस ऑफ सिंगल फेस प्लेटफार्म द प्लेटफार्म सरफेस शुड हैव ए स्लोप ऑफ 1/60 अवे फ्रॉम द कोपिंग। 1/60 तो होता ही है, और अवे फ्रॉम कोपिंग होता है उसका स्लोप। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सिंगल फेस प्लेटफार्म के लिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सिंगल फेस प्लेटफार्म के लिए 1/60 होता है, क्लियर है। डबल फेस के लिए भी 1/60 ही होता है, लेकिन मेन मायने रखता है कि स्लोप किस ओर है। तो सिंगल फेस के लिए जो स्लोप होगा वो अवे फ्रॉम द कोपिंग होगा, और डबल फेस के लिए देखिए दिया हुआ पॉइंट नंबर 3 में, इसको भी जरूर देख लीजिए एक साथ में, इसलिए बता रहा हूँ कि ये एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है। तो डबल फेस के लिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा इन द केस ऑफ टू फेस, यानी उसी को आइसलैंड प्लेटफार्म भी बोलते हैं। इन द केस ऑफ टू फेस यानी आइसलैंड प्लेटफार्म, द प्लेटफार्म सरफेस शुड हैव ए स्लोप ऑफ 1/60 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेटफार्म। कहाँ होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेटफार्म्स, और किस ओर होगा? अप टू द कोपिंग ऑन आइदर साइड। यानी इस टाइप का आप समझ लीजिए कि दोनों तरफ यदि प्लेटफार्म है तो ऐसा हम ज़्यादा स्लो बना दिए हैं, ऐसा होगा। चलिए और हल्का ले लेते हैं, ऐसा होगा दोस्तों। इस साइड होगा प्लेट लाइन, इस साइड होगा लाइन, और ये हमारा बीच का सेंटर है, यानी सेंटर से दोनों तरफ कोपिंग की तरफ स्लोप होगा। ये डबल लाइन के लिए कह रहा है। और सिंगल लाइन है, मान लीजिए सिंगल लाइन है और ये हमारा प्लेटफार्म है, तो इसका जो स्लोप होगा वो इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम कोपिंग होगा, इस तरफ स्लोप होगा उसका। यानी पानी आए तो पानी इधर जाए, ना कि ट्रैक की तरफ आए। देखिए अगला प्रश्न हमारा वही है, कर आइसलैंड प्लेटफार्म में, आइसलैंड मतलब टू फेस प्लेटफार्म, आइसलैंड प्लेटफार्म में सरफेस का स्लोप किस दिशा में होना चाहिए? स्लोप ऑफ सरफेस इन आइसलैंड प्लेटफार्म शुड बी। आंसर हो जाएगा अवे फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स कोपिंग। सेंटर से दूर होगा और कोपिंग की तरफ होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 413 का डी का पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ टू फेस यानी आइसलैंड प्लेटफार्म, द प्लेटफार्म सरफेस शुड हैव ए स्लोप ऑफ 1/60 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेटफार्म अप टू द कोपिंग ऑन आइदर साइड। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेटफार्म के किनारों पर रैंप की अधिकतम ढाल यानी स्लोप कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम स्लोप ऑफ रैंप एट द प्लेटफार्म एंड शुड बी। कह रहा है जहाँ प्लेटफार्म समाप्त होती है यानी लास्ट में, उसका स्लोप कितना होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/6 होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 413 में ही लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर डी, यानी जो प्लेटफार्म सरफेस है पॉइंट हमारा, उसका आ जाइए पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है द एंड ऑफ द प्लेटफार्म्स शुड बी प्रोवाइडेड विद द रैंप्स एट द स्लोप नोट स्टीपर देन 1/6 इन द रैंप पोर्शन। कितना देना है? 1/6 स्लोप देना है, वो भी प्लेटफार्म के एंड में देना है। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेटफार्म एज से कितनी दूरी पर डिमार्केशन लाइन खींची जानी चाहिए? डिमार्केशन लाइन शुड बी ड्रॉन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेटफार्म एज? आंसर हो जाएगा 1.8 मीटर की दूरी पर खींची जानी चाहिए डिमार्केशन लाइन। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 413 का पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है ए डिमार्केशन लाइन शुड बी ड्रॉन 1.8 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ प्लेटफार्म। एक लाइन और पढ़ लेते हैं इसमें कि कोई इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा इन द एरिया सो डिमार्केटेड ट्रॉली सेल नोट बी अलाउड। ट्रॉली वहाँ अलाउड नहीं है
टू बी इनेबल फ्री मूवमेंट ऑफ पैसेंजर इन दैट एरिया, क्योंकि वहाँ फ्री मूवमेंट पैसेंजर कर सके, इसलिए ट्रॉली वगैरह का वहाँ अलाउड नहीं है। देखिए हमारा अगला प्रश्न उसी को कैसे पूछा हुआ है, कह रहा है डिमार्केटेड एरिया में ट्रॉली की अनुमति क्यों नहीं है। वाई आर ट्रॉली नॉट अलाउड इन डिमार्केटेड एरिया। आंसर हो जाएगा फ्री मूवमेंट ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर के फ्री मूवमेंट के लिए ट्रॉली उस एरिया में अलाउड नहीं है। हमारा मैनुअल भी यही कहता है। देखिए लिखा हुआ है ए डिमार्केशन लाइन शुड बी ड्रॉन 1.8 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ प्लेटफॉर्म इन द एरिया सो डिमार्केटेड ट्रॉली शैल नॉट बी अलाउड टू इनेबल फ्री मूवमेंट ऑफ पैसेंजर इन दैट एरिया। किस लिए? पैसेंजर के फ्री मूवमेंट के लिए ये अलाउ नहीं है ट्रॉली उस एरिया में। अगला प्रश्न है हमारा, सिंगल फेस प्लेटफार्म पर फेसिंग या हेडजिंग की अनुशंसित ऊंचाई कितनी है। रिकमेंडेड हाइट ऑफ फेंसिंग और हेडजिंग ऑन द सिंगल फेस प्लेटफार्म इज। तो दोस्तों इसकी हाइट होनी चाहिए 1.8 मीटर। मैनुअल में भी हमारा कहता है कि यदि सिंगल लाइन प्लेटफार्म है तो आपको क्या करना है, फेंसिंग देना है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 413 का ई में आइए, प्लेटफार्म फेंसिंग एक पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है ऑल सिंगल फेस प्लेटफार्म शुड बी प्रोवाइडेड विथ ए सुटेबल फेंसिंग। क्या देना है? फेंसिंग देना आपको, और हेडजिंग ऑफ ए हाइट ऑफ 1.8 मीटर। उसका हाइट कितना होना चाहिए? 1.8 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेटफार्म पर पेड़ लगाने की जिम्मेदारी किसकी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांटिंग ट्री ऑन द प्लेटफॉर्म। आंसर हो जाएगा दोस्तों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है पेड़ लगाने की, लेकिन वाटरिंग की जो जिम्मेदारी है वो स्टेशन मास्टर की है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 414 में आ जाइए, पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। कह द प्लांटिंग विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। क्लियर लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। स्टेशन मास्टर शैल इंश्योर अप कीपिंग एंड वाटरिंग ऑफ द प्लांट एट द स्टेशन। पानी देने की जिम्मेदारी किसकी हो गई दोस्तों? स्टेशन मास्टर की हो गई। सुटेबल इम्प्रेस्ड शैल बी मेड एबल टू हिम फॉर दिस पर्पस। और इसके लिए इम्प्रेस्ड भी जारी किया जाएगा ट्री वगैरह लगाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पेड़ लगाते समय किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। व्हाट शुड बी इंश्योर्ड व्हाइल प्लांटिंग ट्रीज। आंसर हो जाएगा नो ऑब्स्ट्रैक्शन टू सिग्नल और OHE। किसी प्रकार का सिग्नल या OHE को ऑब्स्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपके पेड़ लगाने से। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 414 में आ जाइए, पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। द ट्री शुड बी प्लांटेड दैट दे डू नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट द विजिबिलिटी ऑफ द सिग्नल्स और इन्फ्रिंज शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। यानी SOD को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए। और इन्फ्रिंजिंग द ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स, ट्रैक्शन, जनरल सर्विस और ऑब्स्क्योर द प्लेटफॉर्म लाइट और सिग्नल्स साइंस। ये सब चीज़ों को डिस्टर्ब आपका पेड़ नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यानी वैसी जगह लगाइए जहाँ पे डिस्टर्ब ना किया जाए, ना करे इस चीज़ों को। अगला प्रश्न है हमारा, फुल्ली ग्रोन ट्री के आसपास क्या सुविधा देना लाभदायक माना गया है। व्हाट इज कंसिडर्ड एडवांटेजेस अराउंड फुल्ली ग्रोन ट्रीज। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों राइज्ड मशीनरी प्लेटफॉर्म फॉर सीटिंग। यानी उस पेड़ के नीचे आपको बैठने के लिए अरेंज करना है, बनाना है, वो भी मशीनरी बनाना है। कहाँ दिया हुआ है? पारा नंबर 414 का पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, इट वुड बी एडवांटेजियस टू प्रोवाइड सुटेबल राइज्ड मशीनरी प्लेटफॉर्म्स। यानी आपको मशीनरी का बनाना है अराउंड द फुल्ली ग्रोन ट्रीज एज एन एडिशनल सीटिंग एकोमोडेशन फॉर द पैसेंजर्स। यानी उनके बैठने के लिए एक प्रकार का एडिशनल सीटिंग हो जाएगा, ये अरेंजमेंट हो जाएगा। यानी पेड़ के गोले आपको क्या बनाना है? मशीनरी प्लेटफॉर्म से बनाना है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जहां बिजली उपलब्ध न हो वहां लाइटिंग के लिए क्या प्रोत्साहित किया गया है। व्हाट इज द इनकरेज्ड फॉर लाइटिंग वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। तो देखिए दोस्तों हमारा पारा नंबर 415 लाइटिंग का एक पॉइंट ही है जिसमें लिखा हुआ है, लास्ट लाइन यहाँ से पढ़ते हैं, द यूज ऑफ सोलर पैनल मे बी इनकरेज्ड एट अ स्टेशन वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है
वहाँ आपको सोलर पैनल के लिए इनकैरेज करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोलर पैनल। अगला प्रश्न हमारा, छोटे स्टेशनों पर जहां पाइप जल उपलब्ध न हो क्या प्रदान किया जाना चाहिए? एट अ स्मॉल स्टेशन विदाउट पाइप वाटर व्हाट शुड बी प्रोवाइडेड? तो आंसर हो जाएगा मिनिमम 1 हैंड पंप आपको क्या करना है? प्रोवाइड कराना है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 416 का एक टॉपिक ही है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जिसमें पॉइंट नंबर 1 का यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एट अ स्मॉलर स्टेशन वेयर पाइप्ड वाटर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल मिनिमम 1 हैंड पंप शुड बी प्रोवाइडेड। कम से कम 1 हैंड पंप आपको प्रोवाइड करानी है जहाँ पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, पाइप से नल जल की योजना की व्यवस्था नहीं है वहाँ। अगला प्रश्न है हमारा, और ये बहुत VVI प्रश्न है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी आप इसको PYQ प्रश्न भी कर सकते हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। टॉयलेट एंड यूरिनल्स में से कितना भाग लेडीज के लिए आरक्षित किया जा सकता है? व्हाट पोर्शन ऑफ टॉयलेट ऑब्लिक यूरिनल्स मे बी रिजर्व फॉर लेडीज? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 होना चाहिए, यानी टोटल जितना भी है आप मान के चलिए कि यदि टोटल 10 यूरिनल्स या टॉयलेट्स है स्टेशनों पे, तो इसका 1/3 किसके लिए होना चाहिए? लेडीज के लिए होना चाहिए। मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 417 का पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। कह रहा है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स आर डिटरमाइंड इन द मैनर इंडिकेटेड एबव 1/3 में बी रिजर्व फॉर लेडीज। लेडीज के लिए कितना रिजर्व करना है? 1/3 आपको लेडीज के लिए रिजर्व करना है। अब आगे कहता है, एक लाइन और पढ़ लेते हैं। कर इन द केस ऑफ 2 टॉयलेट एग्जिस्टिंग, मान ली वहाँ 2 ही हैं, तो 2 में 1/3 कैसे करेंगे? तो कर यदि 2 है तो एक लेडीज के लिए कर दीजिए और एक जेंट्स के लिए कर दीजिए। देखिए लिखा हुआ 1 इट शुड बी इमार्केड फॉर लेडीज एंड जेंट्स, एक लेडीज के लिए हो जाएगा और एक जेंट्स के लिए हो जाएगा। प्लेटफॉर्म कवर्स किन कारकों पर निर्भर करते हैं? प्लेटफॉर्म कवर्स डिपेंड अपॉन, आंसर हो जाएगा क्लाइमेट, पैसेंजर एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक। ये तीनों बातों पर निर्भर करता है। कहाँ लिखा हुआ मैनुअल में? मैनुअल में पारा नंबर 418 में प्लेटफार्म कवर एक टॉपिक ही है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में कहता है डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट कंडीशन, नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक प्लेटफार्म कवर शुड बी प्रोवाइडेड। इन कारणों के अनुसार आपको क्या करना है? प्लेटफार्म कवर प्रोवाइड करना है। अगला प्रश्न हमारा, न्यू FOB की न्यूनतम चौड़ाई NSG1 से 3 कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा हमारा 6 मीटर होनी चाहिए। कहाँ दिया हुआ है? देखिए पारा नंबर 419 का फुट ओवर ब्रिज और सबवे के केस में पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है न्यू FOBs शुड बी एटलीस्ट 6 मीटर वाइड। कितना होना चाहिए? कम से कम 6 मीटर वाइड होना चाहिए आपका नया FOB बना रहे हैं तो। एट NSG1 to 3 एंड SG1 to 3 कैटेगरी स्टेशन में। प्रश्न कह रहा है FOB के डिजाइन में रैंप की ढाल कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 1:12 और फ्लैटर होनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 419 का पॉइंट नंबर 5 का यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रैंप प्रोवाइडेड फॉर FOB और सबवे शुड हैव ग्रेडियंट ऑफ 1:12 और फ्लैटर। कितना होना चाहिए हमारा? 1:12 और इससे भी फ्लैटर आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक से अधिक प्लेटफार्म हो और FOB ऑब्लिक सबवे न हो तो क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? इफ मोर देन 1 प्लेटफार्म एग्जिस्ट विदाउट FOB ऑब्लिक सबवे व्हाट शुड बी प्रोवाइडेड? आंसर हो जाएगा पैसेंजर पाथवे कनेक्टिंग देना है इंड्स ऑफ प्लेटफार्म में। पैसेंजर पाथवे कनेक्टिंग इंड्स ऑफ प्लेटफार्म, लास्ट में प्लेटफार्म के लास्ट में देना है, पाथवे को कनेक्ट करना है। कहाँ दिया हुआ है? देखिए पारा नंबर 419 में पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है एट अ स्टेशन वेयर देयर इज नो मोर देन 1 प्लेटफार्म विदाउट एनी फुट ओवर ब्रिज और सबवे
कनेक्टिंग देम ए पाथवे फॉर पैसेंजर्स शुड बी प्रोवाइडेड कनेक्टिंग द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म्स द पाथवे शुड हैव मिनिमम विड्थ ऑफ 2 मीटर्स। यानी क्या करना है, पाथवे को प्लेटफॉर्म के एंड से कनेक्ट करना है और उस पाथवे का विड्थ जो है वो 2 मीटर होना चाहिए मिनिमम। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, जो एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न हमारा वही है, पाथवे की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। मिनिमम विड्थ ऑफ सच पैसेंजर्स पाथवे शुड बी, आंसर कितना हो जाएगा, 2 मीटर होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़े थे द पाथवे शुड हैव ए मिनिमम विड्थ ऑफ 2 मीटर, कितना होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, पाथवे क्रॉसिंग पर नोटिस क्यों लगाए जाते हैं। वाई आर नोटिस डिस्प्लेड नियर पाथवे क्रॉसिंग, तो ये होता है इसलिए टू वार्न यूजर्स टू लॉक आउट फॉर ट्रेन्स, यूजर्स को हम लोग वार्न करते हैं किस लिए, लॉक आउट फॉर ट्रेन्स, ट्रेन को लुक आउट के लिए। तो आंसर हो जाएगा टू वार्न्स यूजर्स टू लुक आउट फॉर ट्रेन्स। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 419 का पॉइंट नंबर 7 में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड नियर सच पाथवे क्रॉसिंग टू वार्न द यूजर्स टू लुक आउट फॉर ट्रेन्स बिफोर यूजिंग द पाथवे। पाथवे यूज करने से पहले आपको क्या करना है, यूजर्स के लिए लगाया जाता है फॉर लुक आउट फॉर ट्रेन्स, ट्रेन को देखने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, एफओबी सबवे और पाथवे के लिए न्यूनतम ओवरहेड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। मिनिमम ओवरहेड क्लियरेंस फॉर एफओबी ऑब्लिक सबवे पाथवे शुड बी, आंसर हो जाएगा हमारा 2.75 होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 8 में आ जाइए, और ये पारा नंबर होगा दोस्तों 419 का ही है, मैं लिखना भूल गया हूँ। 419 का पारा नंबर 419 का पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। कह रहा है फुट ओवर ब्रिज सबवे एंड पाथवे द लोवेस्ट ओवरहेड क्लियरेंस फॉर द मूवमेंट शुड बी 2.75 मीटर। क्लियर लिखा हुआ है, 2.75 मीटर होना चाहिए क्लियरेंस ओवरहेड का, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2.75 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूचर एस्केलेटर इंस्टॉलेशन के लिए स्टैंडर्ड स्टेयर स्लोप कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी है। स्टैंडर्ड स्लोप रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर एस्केलेटर इंस्टॉलेशन इज, आंसर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री होना चाहिए उसका एंगल, यानी स्लोप होना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है, पारा नंबर 419 में आ जाइए। 419 का पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है एट इम्पॉर्टेंट सब अर्बन स्टेशन द डिजाइन फॉर द stairways should be such as to facilitate installation of escalator in the futures for which a stand slope required is 30 डिग्री। आंसर कितना है दोस्तों, 30 डिग्री रिक्वायर्ड स्लोप है उसका स्टैंडर्ड स्लोप, तो हमको देना है 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, लेवल पोर्शन पर सब अर्बन एफओबी या सबवे की क्षमता कितनी मानी जाती है। कैपेसिटी एट लेवल पोर्शन फॉर सब अर्बन स्टेशन इज, तो इसका एक चार्ट दिया हुआ है दोस्तों, ऐसा आंसर हो जाएगा 60 पैसेंजर पर मिनट पर मीटर होता है। लेकिन हम इसका एक चार्ट दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा चार्ट है और इसी चार्ट से प्रश्न में लिया हूँ। प्रश्न कह रहा है, देखिए लेवल पोर्शन के लिए पूछा है और सब अर्बन के लिए पूछा है। क्या पूछा है, कैपेसिटी नंबर ऑफ पैसेंजर पर मिनट पर मीटर विड्थ पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 60 होगा सब अर्बन के लिए और नॉन सब अर्बन के लिए होगा 40 पैसेंजर्स। इसी प्रकार और प्रश्न पूछ सकता है, स्टेयर वे के लिए पूछ सकता है अपवर्ड के लिए कि सब अर्बन में होगा 55 यानी 55 नंबर ऑफ पैसेंजर पर मिनट पर मीटर होगा, और नॉन सब अर्बन के लिए 35 हो जाएगा। स्टेयर डाउनवर्ड के लिए 60 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। स्टेयर बोथ अप एंड डाउन के लिए हो जाएगा 50 सब अर्बन के लिए और 30 हो जाएगा नॉन सब अर्बन के लिए। तो इस तरह से रैंप के लिए भी पूछ सकता है 55 और 35। तो एक छोटा सा चार्ट है जिसको मुझे लगता है कि आपको एक और थोड़ा सा देख लेना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। हालांकि ज़्यादा VVI नहीं है, फिर भी 30% के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए आप रट लीजिए। 70% में छुड़वा देता मैं इसको, पर 30% के लिए दोस्तों पढ़ के ही जाइए। एक और प्रश्न लेते हैं उस चार्ट से। कह रहा स्टेयरवेज अपवर्ड
पर नन सब अर्बन स्टेशन की क्षमता कितनी है? कैपेसिटी ऑफ स्टेयरवे अपवर्ड एट नन सब अर्बन स्टेशन इज, आंसर हो जाएगा हमारा 35 पैसेंजर पर मिनट पर मीटर। कहाँ दिया हुआ है? देखिए, स्टेयरवेज अपवर्ड के लिए पूछा है और नन सबअर्बन के लिए पूछा है। तो नन सबअर्बन के लिए कितना है? 35 है, तो आंसर हो जाएगा 35 नंबर ऑफ पैसेंजर पर मिनट पर मीटर। ये कैपेसिटी हो गया हमारा, तो आंसर हो गया हमारा 2 नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, वेटिंग रूम किस आधार पर प्रदान किए जाते हैं? वेटिंग रूम आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन, आंसर हो जाएगा हमारा MEA स्केल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। MEA क्या है दोस्तों? MEA का मतलब होता है मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज। MEA का फुल फॉर्म होता है। लिखा हुआ कहाँ है ये चीज़? तो पारा नंबर 420 का वेटिंग रूम में आ जाइए, पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। कर वेटिंग रूम शैल बी प्रोवाइडेड एज पर MEA स्केल। किस पर प्रोवाइड किया जाएगा? MEA का जो स्केल बना हुआ है, यानी मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज कहाँ कहाँ कितना कितना चाहिए, उसके आधार पर आपको वेटिंग रूम क्या करनी है? प्रोवाइड करनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जितना डाटा ले रहा हूं, ये वर्ष का नया जो मैनुअल आया है, यानी 28/11/2025 को रेलवे बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया मैनुअल्स है, उससे हम ये सारा रेफरेंस ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाटा रॉन्ग होने की संभावना है अभी लेटेस्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी तक कोई नया करेक्शन स्लिप आई नहीं है। चलिए नए प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नन सब अर्बन जंक्शन और टर्मिनल स्टेशन पर वेटिंग रूम सुविधा किस पर आधारित होती है? एट नन सब अर्बन जंक्शन एंड टर्मिनल स्टेशन वेटिंग फैसिलिटीज बेस्ड ऑन, आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड वेटिंग टाइम पे निर्भर करता है। मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है? मैनुअल में ही 420 में पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, एट नन सब अर्बन जंक्शन एंड टर्मिनल स्टेशंस the facilities should be based on the volume of traffic changing over and the time of passenger have the weight as determined by commercial department। और ये डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाएगा? कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा ये डिटरमाइन किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेटफार्म शेल्टर के नीचे ट्रॉली और स्टॉल के बारे में क्या निर्देश? व्हाट इज इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ट्रॉलीज और स्टॉल अंडर प्लेटफार्म शेल्टर? आंसर हो जाएगा रिड्यूस टू मिनिमम। जितना हो सके इसको क्या करना है? रिड्यूस करना है। देखिए मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 421 में वेंडिंग ट्रॉली और स्टॉल में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ट्रॉली एंड कैटरिंग स्टॉल अंडर द प्लेटफार्म शेल्टर शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। क्या करना है? शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम करना, यानी कम करना, कम होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेस्ट चल रहा है वो 3/2/2026 को जो टेस्ट होगी वो होगी हमारा दोस्तों SOM का होगा। SOM का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टेस्ट होने वाला है, तो आप इसमें जरूर से जरूर शामिल हो जाइए। दूसरा है 5/2/2026 को जो टेस्ट होगा वो GCC का पार्ट 2 टेस्ट होने वाला है। दोस्तों GCC का पार्ट 2 टेस्ट होगा। पार्ट 1 जो नहीं दिए हैं वो एप्लीकेशन पर अभी भी अवेलेबल है, अब जा करके दे सकते हैं। और पार्ट 2 ज्वाइन कीजिए, 5 तारीख को ये रिलीज़ हो जाएगा। और हमारा दोनों का वीडियो अब अवेलेबल है LDC क्रैकर चैनल पे, जो यूट्यूब पर है। वीडियो देख करके टेस्ट दीजिए तो आपको अच्छा नंबर आएगा। LDC क्रैकर हमारा चैनल का नाम है, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसको देखिए वीडियो, उसके बाद फिर टेस्ट दीजिए। और टेस्ट कहाँ मिलेगा? तो LDC क्रैकर एप्लीकेशन है हमारा, LDCE क्रैकर एप्लीकेशन का नाम है, जो मिलेगा कहाँ? प्ले स्टोर पे मिलेगा। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेटफार्म पर कुकिंग के बारे में क्या नियम है? व्हाट इज़ द रूल रिगार्डिंग कुकिंग ऑन द प्लेटफार्म? दोस्तों कुकिंग प्लेटफार्म पर स्ट्रिक्टली मना है, तो आंसर हो जाएगा नॉट अलाउड। प्लेटफार्म पे कुकिंग करना नॉट अलाउड है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 421 में लिखा हुआ है, एक लाइन यहाँ पे देखिए, नो कुकिंग शुड बी अलाउड ऑन द प्लेटफार्म। प्लेटफार्म पे कुकिंग करना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये हमारा प्रश्न
भी आई है एग्जाम के पर्पज से, और ये पूछा हुआ प्रश्न भी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है? कह रहा रिटायरिंग रूम कब प्रदान किए जाते हैं? वेन शोड रिटायरिंग रूम बी प्रोवाइडेड? तो आंसर हो जाएगा वेन मिनिमम 60% ऑक्यूपेंसी इज एक्सपेक्टेड। जब 60% ऑक्यूपेंसी एक्सपेक्ट किया जाता है तब रिटायरिंग रूम प्रोवाइड किया जाता है किसी भी स्टेशन पे। मैनुअल में कहाँ इसका वर्णन है? तो पारा नंबर 422 में रिटायरिंग रूम एक टॉपिक है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है रिटायरिंग रूम शुड बी प्रोवाइडेड ओनली वेयर ए मिनिमम ऑफ 60% ऑक्यूपेशन इज एक्सपेक्टेड। और किसके द्वारा ये किया जाएगा? बाय द कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। चलिए, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, चीप एकोमोडेशन के लिए किस प्रकार के रिटायरिंग रूम की प्राथमिकता दी जाती है? विच टाइप ऑफ रिटायरिंग रूम इज प्रेफर्ड फॉर चीप एकोमोडेशन? आंसर हो जाएगा डॉर्मेट्री टाइप की प्रेफर की जाती है। जो चीप एकोमोडेशन चाहते हैं, सस्ते में कुछ लेना चाहते हैं, उनके लिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर, देखिए मैनुअल पारा नंबर 422, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है एज डॉर्मेट्री टाइप ऑफ रिटायरिंग रूम ऑफर एकोमोडेशन एट चीप रेट, है ना, टू द पैसेंजर्स। क्या करना है? एक डॉर्मेट्री टाइप की रिटायरिंग रूम आपको प्रोवाइड करनी है एकोमोडेशन के लिए। किन के लिए? जो पैसेंजर्स चीप रेट में खोजते हैं उनके लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉर्मेट्री टाइप। अगला प्रश्न है हमारा, स्टेशन नेम बोर्ड किसके गाइडलाइंस के अनुसार होते हैं? स्टेशन नेम बोर्ड शुड कंप्ली विथ गाइडलाइंस ऑफ, आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड स्टैंडर्ड सिग्नेज गाइडलाइंस के द्वारा होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 423 में लिखा हुआ है स्टेशन नेम बोर्ड द रिलेवेंट प्रोविजन स्टिपुलेटेड इन द गाइडलाइंस ऑन स्टैंडर्ड सिग्नेज ऑफ रेलवे स्टेशन इशूड बाई बोर्ड बाई लेटर नंबर, ये लेटर नंबर दिया हुआ है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 3। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।